नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर पोषण एवं स्वास्थ्य से। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पोषण प्लस रणनीति के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए शीघ्रता पूर्वक सक्षम होने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की समीक्षा रिपोर्ट में ये बताया गया है कि विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा परिभाषित वैश्विक लक्ष्य की तुलना में भारत के लक्ष्य रूढ़िवादी हैं। गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता के प्रसार के स्तर को वर्ष 2016 के 50.3% से वर्ष 2022 में 34.4% तक कम करने को रूढ़िवादी माना गया है। इसके अलावा किशोरी लड़कियों में प्रसार के स्तर को वर्ष 2016 के 52.9% से वर्ष 2022 में 39.66% तक कम करने के लक्ष्य को रूढ़िवादी माना गया है। भारत में पोषण अभियान की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। ये अभियान बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए वर्ष 2022 तक पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए केंद्र का प्रमुख कार्यक्रम है। ये बच्चों और माताओं के लिए विश्व का सबसे बड़ा पोषण कार्यक्रम भी है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में कुछ अनुशंसाएं भी प्रस्तुत की गई हैं, जैसे व्यवहार्यजन परिवर्तन हस्तक्षेपों यानी बिहेवियरल चेंज इंटरफेरेंस और समेकित बाल विकास सेवाओं के जरिए पूरक खाद्य अनुपूरकों दोनों का प्रयोग करके पूरक आहार में सुधार करना चाहिए। दरअसल व्यवहार्यजन्य परिवर्तन का अर्थ है जल, स्वच्छता, साबुन से हाथ धोना और बच्चों के मल के स्वच्छ निपटान तरीकों में सुधार करना। पोषण प्लस रणनीति का लक्ष्य विभिन्न मोर्चों पर त्वरित कार्रवाई करना है, जैसे अभियान के 4 स्तंभों को निरंतर मजबूत करना, स्वास्थ्य, शिक्षा और कम उम्र में शादी जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आईसीडीएस वितरण तंत्र की प्रशासन संबंधी चुनौतियों का समाधान करना आदि। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। भारत और अमेरिका ने एक और दशक तक परमाणु ऊर्जा साझेदारी का विस्तार किया है। वर्ष 2010 में भारत और अमेरिका ने ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप यानी GCNEP पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन को अब 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस विस्तारित समझौता ज्ञापन के कई लक्ष्य हैं, जैसे परमाणु संरक्षा और सुरक्षा को गति देने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना, परमाणु और अन्य रेडियोधर्मी सामग्री सुरक्षा पर वार्ता को सुदृढ़ करना, GCNEP की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का निर्माण करना। आपको बता दें कि GCNEP विश्व का प्रथम परमाणु ऊर्जा साझेदारी केंद्र और परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्वावधान में 6ठी अनुसंधान एवं विकास इकाई है। इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में अमेरिका, फ्रांस और रूस की सहायता से हरियाणा में स्थापित किया गया था। ये इच्छुक देशों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण को शामिल करता है। GCNEP सूचीबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को गति देने के लिए क्षमता निर्माण में सहायता करता है, जबकि GCNEP वर्ष 2008 में हस्ताक्षरित भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते का एक हिस्सा है। इस समझौते के तहत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह ने भारत को एक विशेष छूट प्रदान की थी, जिसने भारत को लगभग 1 दर्जन देशों के साथ सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर करने में सक्षम बनाया है। इसने भारत को अपने नागरिक और सैन्य कार्यक्रमों को अलग करने में भी समर्थ बनाया है। अगली खबर उद्योग जगत से। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT ने ई-कॉमर्स नीति पर अन्य विनियमों के साथ टकराव से बचने के लिए सरकार से विचार विमर्श के लिए आग्रह किया है। DPIIT ई-कॉमर्स नीति पर विभिन्न सरकारी हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने के लिए प्रयासरत है। DPIIT का व्यापक उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ई-कॉमर्स प्रस्तावों की अन्य आगामी कानूनों के साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो। व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत डेटा नीतियां, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और कई कराधान नीतियां उन कार्यों के अंतर्गत शामिल हैं जो ऑनलाइन व्यापार को प्रभावित करती हैं। ई-कॉमर्स नीति का प्रारूप फरवरी 2019 में जारी किया गया था। ई-कॉमर्स नीति 2019 ई-कॉमर्स को किसी मूल्य पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद, बिक्री, व्यापार, वितरण या उन तक पहुँच प्रदान करने के रूप में परिभाषित करती है। ये ई-कॉमर्स पारितंत्र के 6 व्यापक मुद्दों को संबोधित करती है। इनमें शामिल है
में डेटा, बुनियादी ढांचे का विकास, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, विनियामक मुद्दे, घरेलू डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना और ई कॉमर्स के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना। आइए अब जानते हैं ई कॉमर्स नीति की आवश्यकता क्यों है। भारत में ई कॉमर्स का तेजी से विकास हुआ है, जिससे वर्ष 2026 तक इसके $200 बिलियन तक बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण को देखते हुए एक मजबूत विनियामक व्यवस्था ऑनलाइन बिक्री में धोखाधड़ी के मुद्दों का समाधान करेगी और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगी। इसके अलावा कई विनियामकों की उपस्थिति भी समस्या का कारण बनी हुई है, इसलिए ई कॉमर्स नीति की आवश्यकता पड़ी। अमेरिका ने भारत से खाद्य आयात के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित नहीं यानी नो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रमाण पत्र पर अनिवार्य रूप से पुनर्विचार करने के लिए कहा है। अमेरिका ने भारत से भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई के उस आदेश पर पुनर्विचार करने को कहा है, जिसमें ये अनिवार्य किया गया है कि 1 जनवरी 2021 से 24 चिन्हित खाद्य उत्पादों के आयातकों को अनिवार्य रूप से ये घोषित करना होगा कि उत्पाद जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है और उनके पास गैर जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पत्ति प्रमाण पत्र भी है। ये आदेश उस अध्ययन के बाद पारित किया गया है जिसमें भारत में आनुवांशिक रूप से अभियांत्रित यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड पादप सामग्रियों में 21 जेनेटिकली मॉडिफाइड पाई गई थी। उनमें से 16 आयात की गई थी। हालांकि अमेरिका ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि इस आदेश से व्यापार में बाधा उत्पन्न होगी और इस मापन के लिए तकनीकी का भी अभाव है। जीएम फसलों की कृषि ऐसे बीजों से की जाती है जो उत्पादन बढ़ाने और कीटों के लिए प्रतिरोधी बनाने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किए गए होते हैं। मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से एलर्जी प्रतिक्रिया और जीन स्थानांतरण और पर्यावरण वन्य आबादी में संशोधित जीन का समावेश, जैव विविधता की क्षति आदि के संबंध में जीएम फसलों के संदर्भ में कुछ चिंताएं व्याप्त हैं। भारत में जीएम खाद्य आयातों को 2 कानूनों के तहत स्वीकृति दी जाती है। ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो कि पर्यावरणीय प्रभावों को शामिल करता है और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 जो कि मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव का आकलन करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC जीएम फसलों के वाणिज्यिक विक्रय की अनुमति प्रदान करने के लिए शीर्ष निकाय है। GEAC के अनुमोदन के बाद फसाई आनुवंशिक रूप से संशोधित उत्पादों के उपभोग के लिए इन्हें स्वीकृति देने से पहले जोखिम का मूल्यांकन करता है। संयुक्त संसदीय समिति JPC ने वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक यानी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक को पिछले वर्ष दिसंबर में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा से संबंधित व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा करना है। इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC को संदर्भित किया गया था। अब संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों का विचार है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक डेटा और डेटा की सुरक्षा के बारे में होना चाहिए और विधेयक के उद्देश्य को पुनर्परिभाषित और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। विधेयक के एक हिस्से के रूप में व्यक्तिगत डेटा के साथ डेटा के डिजिटलीकरण और स्थानीयकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए विधेयक की सीमा का विस्तार करने की आवश्यकता है। डेटा स्थानीयकरण किसी भी देश की सीमाओं के भीतर भौतिक रूप से मौजूद किसी भी उपकरण में डेटा को संग्रहित करने के कार्य को संदर्भित करता है। JPC का ये सुझाव है कि अंतिम रूप से निर्मित विधेयक गैर व्यक्तिगत डेटा को कवर कर सकता है, जिसमें संवेदनशील और महत्वपूर्ण डेटा शामिल है। गैर व्यक्तिगत डेटा में सभी डेटा शामिल होता है जिसके माध्यम से व्यक्तियों की पहचान नहीं की जा सकती है। भारत में डेटा सुरक्षा की बात करें तो इसका प्रयोजन डेटा का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग करते समय संबंधित व्यक्तियों की व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच संतुलन स्थापित करना है। भारत में डेटा सुरक्षा के लिए कोई समर्पित कानूनी ढांचा विद्यमान नहीं है। वर्तमान में कुछ अधिनियम सामान्य रूप से डेटा संरक्षण को कवर करते हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2015 आदि। आइए अब आपको बताते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक की मुख्य विशेषताएं। ये कई प्रकार के व्यक्तिगत डेटा का उल्लेख करता है। दरअसल डेटा का मतलब है जो किसी व्यक्ति की पहचान कर सके, जैसे संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा। इसमें वित्त, स्वास्थ्य, आधिकारिक पहचानकर्ताओं आदि से संबंधित डेटा शामिल होता है। दूसरे प्रकार का डेटा है महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा, जिसमें सैन्य या राष्ट्रीय सुरक्षा डेटा और सरकार समय समय पर इसे परिभाषित
परिभाषित करती रहती है। और एक श्रेणी है सामान्य व्यक्तिगत डेटा से संबंधित, जिसमें संवेदनशील और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा से भिन्न डेटा होता है। ये डेटा फिड्यूशरी के दायित्वों को निर्धारित करता है। फिड्यूशरी का मतलब है एक इकाई या व्यक्ति जो संसाधित व्यक्तिगत डेटा को एकत्रित करता या करती है और उपयोग के साधनों और प्रयोजनों पर निर्णय लेता है या लेती है। डेटा प्रिंसिपल का अर्थ है जिस व्यक्ति का डेटा एकत्रित और संसाधित किया जा रहा है। ये विधेयक एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित करता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। सरकार ने 43 और ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत एक आदेश जारी करके 43 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच पर रोक लगा दी है। इन ऐप्स पर कार्रवाई आज सूचना के आधार पर की गई है, जिसके अनुसार ये ऐप्स भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। ये आदेश गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र से प्राप्त व्यापक रिपोर्टों पर आधारित था। वरुणास्त्र। हाल ही में प्रथम विनिर्मित वरुणास्त्र हैवीवेट टॉर्पीडो को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। वरुणास्त्र पोत से प्रक्षेपित किए जाने वाला वजन में भारी तथा विद्युत चालित एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, जो गहरे और उथले जल में छद्म पनडुब्बियों को लक्षित करने में सक्षम है। इसकी परास क्षमता 40 किलोमीटर है और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गमन कर सकता है और अधिकतम 400 मीटर की गहराई तक जा सकता है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ब्रह्मोस। रिपोर्टों के अनुसार भारत इस प्रणाली के 1500 किलोमीटर मारक क्षमता के संस्करण पर कार्य कर रहा है। ब्रह्मोस की परास वर्तमान में 290 किलोमीटर है। ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी, पोत, विमान या जमीन से प्रक्षेपित किया जा सकता है। सुपरसोनिक में ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति होती है। ब्रह्मोस भारत के DRDO और रूस के NPOM संयुक्त उत्पाद है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। विलवणीकरण संयंत्र यानी डिसैलिनेशन प्लांट्स। हाल ही में महाराष्ट्र ने मुंबई में एक विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। एक डिसैलिनेशन प्लांट लवणीय जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित करता है, जो पीने के लिए उपयुक्त होता है। इनकी स्थापना अधिकतर उन क्षेत्रों में की जाती है जिनकी समुद्र के जल तक पहुंच होती है। इसमें अतिरिक्त नमक को हटाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस यानी RO प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। विश्व भर में विलवणीकरण को जल के संकट को रोकने के लिए एक संभावित समाधान के रूप में देखा जाता है। लक्षित बोरफुकन। प्रधानमंत्री ने लक्षित दिवस 24 नवंबर पर लक्षित बोरफुकन को श्रद्धांजलि अर्पित की। लक्षित बोरफुकन तत्कालीन असम के अहोम साम्राज्य में एक सेनापति थे। उन्हें असम में सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में माना जाता है, क्योंकि उन्होंने वर्ष 1671 में गुवाहाटी की रक्षा के लिए सरायघाट के युद्ध में ब्रह्मपुत्र के तट पर एक बड़ी मुगल सेना को हराया था। राजा चक्रध्वज सिंह द्वारा लक्षित को बोरफुकन के रूप में नियुक्त किया गया था। बोरफुकन एक पद स्थिति थी जिसमें कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां दोनों एक साथ अंतर्निहित होती थीं। शहतूत बांध। भारत ने हाल ही में घोषणा की है कि वो अफगानिस्तान में एक शहतूत बांध का निर्माण करेगा। ये बांध अफगानिस्तान में काबुल नदी की एक बड़ी सहायक नदी मैदान नदी पर निर्मित किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने वर्ष 2016 में अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में हरी नदी पर सलमा बांध के लिए भी वित्त उपलब्ध करवाया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।